हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विपिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटी का पार्ट 3 हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, तभी आपको अगले पार्ट समझ में आएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियो हम अपलोड कर सके आपको तुरंत आपकी वीडियो मिल सके। ठीक है ना। तो हमने पॉलिटी के पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 5 से 11 पढ़ा था। सबसे पहले अनुच्छेद 5 पढ़ेंगे। उससे भी पहले हम जानेंगे कि नागरिकता की चर्चा सबसे पहले किसने किया था? अरस्तू ने किया था। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है प्रारंभ से नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान जिसमें है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान चले गए थे और फिर पाकिस्तान से पुनः भारत वापस आए उनको नागरिकता देने का प्रावधान अनुच्छेद 7 कहता है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? विदेशियों को नागरिकता, कोई पर्यटन के लिए गया है, कोई नौकरी के लिए गया है, कोई शिक्षा के लिए गया है तो उसकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, उसकी नागरिकता, विदेशियों की नागरिकता बरकरार रहेगी। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? नागरिकता का समापन। अनुच्छेद 9 नागरिकता का समापन की बात करता है कि अगर आप किसी देश की, बाहरी देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो अपने देश की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता का अपहरण। यदि आप कोई देश विरोधी कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता का छीन लिया जाएगा। ठीक ना। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान में संसद संशोधन कर सकती है और संसद में क्या? गृह मंत्रालय कर सकती है। ठीक है ना। तो आप इतना जान गए हैं तो आइए हम समझेंगे कि मूल संविधान में तो अनुच्छेद 5 में, क्योंकि अभी उस टाइम 15 अगस्त 1947 को बंटवारा हुआ था, लोग कोई पाकिस्तान जा रहे थे, कोई पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, तो उतना इसी में सब व्यस्त थे, तो इतना कठोर नागरिकता का प्रावधान नहीं बनाया गया था, वैसे ही नॉर्मलाइजेशन करके बना दिया गया था जल्दबाजी में। तो बाद में इसमें कुछ संशोधन किए गए। उस संशोधन को आइए हम समझते हैं क्या संशोधन में प्रावधान रखा गया। ठीक है ना। तो देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। पहली बार नागरिकता को अच्छा करने के लिए, इसका प्रावधान अच्छा करने के लिए एक संशोधन लाया गया, एक्ट लाया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। इस अधिनियम में नागरिकता देने के 5 प्रावधान रखे गए। कितना प्रावधान रखे गए? इसमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 प्रावधान रखे गए। नंबर पहला क्या था? नंबर 1, जन्म से नागरिकता। इसमें कहा गया जन्म से नागरिकता। पहला प्रावधान क्या था? जन्म से नागरिकता। इसमें वह बच्चे भारत के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ है, जन्म से नागरिकता का प्रावधान रखा गया। नंबर पहला, जन्म से नागरिकता। अब जन्म से नागरिकता क्या है कि वह बच्चे भारत के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ है। अब ऐसा प्रावधान रखा गया तो ये प्रावधान सबसे बेकार प्रावधान था, क्योंकि अब जैसे ऐसा प्रावधान रखा गया तैसे ही पाकिस्तान के कई लोग, पाकिस्तान या पड़ोसी देश के कई देश के जो भी पेरेंट्स आते अपना यहाँ क्या कहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं यहाँ पे, और फिर स्वतः ही नागरिकता, क्योंकि यहाँ पे जन्म लिए हुए बच्चों को स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी ना, तो यहाँ जितने बच्चे जन्म लेंगे वहां उनको स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। अब पाकिस्तान से कई व्यक्ति आने लगे डिलीवरी करवाने के लिए भारत में, क्योंकि यहाँ पे सस्ता इलाज था, अच्छा इलाज था, आपकी डिलीवरी करवाए यहाँ पे पाकिस्तानी है और यहाँ पे नागरिकता ले ले। तो ऐसा देखते हुए कई बार हो गया, अब आतंकवादी शरण लेने लगे। किसको आप रोकेंगे? तब कई देश से यहाँ आके निवास करने लगे और यहाँ पे डिलीवरी करवाएं, फ्री की नागरिकता लेने लगे। फिर जब ऐसा देखा गया तो इसमें पहला संशोधन 86 में किया गया कि इसमें कहा गया कि वह बच्चे भारत के नागरिक होंगे जिनके माता पिता भारतीय होंगे। ठीक है, अब बात समझ गए हैं। अब ये प्रावधान जब कहा गया कि जन्म से नागरिकता, अब जन्म से नागरिकता तो बहुत बेकार था, क्योंकि पाकिस्तान से कोई भी आता यहाँ डिलीवरी करवा देता और बस उसका भारत की नागरिकता ले लेता। तो इसी को बंद करने के लिए नागरिकता संशोधन 1986 में लाया गया और इसमें कहा गया कि वह ही बच्चे भारत के नागरिक होंगे जिनके माता या पिता भारतीय हों। ठीक है ना।
पहला संशोधन 1986 में किया गया नागरिकता में कि वे बच्चे भारत के नागरिक होंगे जिनके माता पिता भारत के निवासी होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो हाँ दोस्तों, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या प्रावधान था? दूसरा प्रावधान था वंश के अनुसार आधार पर नागरिकता। वंश के अनुसार पर नागरिकता दी, कहा गया कि वह बच्चे भारत के नागरिक होंगे जिनके पिता भारतीय तथा माता विदेशी हों। वंश परंपरा के आधार पर जब नागरिकता दी गई तो कहा गया उसमें कि वह बच्चे भारत के नागरिक होंगे जिनके अगर पिता भारतीय हैं और माता विदेशी हों, तो वे बच्चे भारत के नागरिक होंगे। फिर ऐसा ही कुछ दिन तक चलता रहा। फिर अब भारत क्या है, एक पितृसत्तात्मक देश है। यहाँ बच्चे का नाम पिता के नाम से ही जाना जाता है। तो फिर महिलाएं बाद में जागृत हुई, फिर उन्होंने केस फाइल किया, कहा कि केवल जन्म जो नागरिकता वंश के आधार पर बच्चों की नागरिकता केवल पिता के ही नाम से दिया जाएगा क्या? अगर माता के नाम से नहीं दिया जा सकता है? तो इसमें भी दूसरा संशोधन क्या हुआ? नागरिकता संशोधन 1992 में हुआ। 1992 में हुआ। तब यह सही संशोधन में सुधारा गया कि वह बच्चे भारत के नागरिक होंगे जिनकी माता भारतीय तथा पिता विदेशी हो। तब नागरिकता संशोधन 1992 में जोड़ा गया और कहा गया कि वे बच्चे भारत के निवासी होंगे जिनकी माता भारतीय हों तथा पिता विदेशी हों। अब देखिए, सानिया मिर्जा का केस ले लीजिए। जैसे सानिया मिर्जा भारतीय मूल निवासी है और इनकी शादी पाकिस्तान के शोएब मलिक के द्वारा हुई है। अगर इनसे उत्पन्न बच्चा होगा तो वो शोएब, अगर वो पाकिस्तान की नागरिकता लेना चाहता है तो पाकिस्तान की नागरिकता ले सकता है। अगर वह भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो भारत की नागरिकता ले सकता है। उसके आधार पर अपने वो चाहे जहां से नागरिकता ले सकता है। अगर वह बच्चा अपने पिता की नागरिकता के प्रावधान के अनुसार पाकिस्तान की नागरिकता लेता है, ऐसा ही करते ही यहाँ पे सानिया मिर्जा की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अगर आप किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक ना? नागरिकता संबंधी संशोधन समझ गए आप यहाँ पे। उसके बाद देख लीजिए तीसरा क्या कहता है। तीसरा, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। तो आइए देखते हैं इसका पंजीकरण द्वारा नागरिकता। अब पंजीकरण द्वारा नागरिकता कैसे किया जा सकता है? जैसे पहला प्रावधान इसमें था कि जैसे वह किसी से विवाह करे, भारत में कोई विवाह कर ले। दूसरा क्या है? नौकरी कर रहा हो। तीसरा क्या था? 7 साल तक निवास करे। ठीक है ना? पंजीकरण द्वारा नागरिकता उसे दिया जाएगा अगर वह भारत में किसी महिला से विवाह कर ले, कोई ठीक ठाक नौकरी जैसे सचिव के स्तर पर रहा हो, बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा हो, तब उसे नागरिकता दे दी जा सकती है। 7 साल तक निवास कर रहा, 7 साल से अधिक तक वह भारत में निवास करे तो उसको भी नागरिकता दी जा सकती है। किसके द्वारा? पंजीकरण द्वारा। जैसे अगर शोएब मलिक को भारत की नागरिकता लेनी है तो वो पहला कंडीशन फिलअप कर रहा है कि किसी भारतीय लड़की से शादी करे, क्योंकि वो सानिया मिर्जा से शादी किया है। फिर उसे 7 साल तक भारत में निवास करना होगा, तब उसे पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है? जैसे अक्षय कुमार मूल निवासी कनाडा के हैं, लेकिन काफी दिन से भारत में रहे तो उनको नागरिकता मिल चुकी है, स्वतः ही नागरिकता मिल चुकी है। और ये ट्विंकल खन्ना से शादी की है तो भारतीय मूल की लड़की से शादी की है तो इनको नागरिकता मिल चुकी है। ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं अगला प्रावधान। हाँ दोस्तों, तो आइए अगला देखते हैं। चौथा है देशीकरण से नागरिकता। देशीकरण से नागरिकता आपको मिल सकती है कैसे? जैसे आपकी 22 भाषा में से किसी एक का ज्ञाता हो। मतलब हमारे भारत में 22 भाषा चलती है, उनमें से किसी एक भाषा का आपको ज्ञान हो। नंबर दूसरा हो कला या विज्ञान
क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको नागरिकता दी जा सकती है। तीसरा है आप लगभग 10 वर्ष तक भारत में रहे हों एवं भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा हो, तब आपको दिया जा सकता है। ठीक है। देशीकरण से नागरिकता का प्रावधान है 22 भाषा में से किसी एक भाषा का आपको ज्ञान हो, कला विज्ञान क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य किया हो आपने, या आप लगभग 10 वर्ष तक भारत में रह रहे हो और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखते हो। आप पाकिस्तान से अदनान सामी आए थे, वो क्या थे? भारतीय मूल का निवासी बन गए कि नहीं? गायक थे, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उन्होंने योगदान दिया अपना, तो क्या हुआ? उन्होंने देशीकरण से नागरिकता भारत की ले ली। ठीक है। पांचवा क्या है इंपॉर्टेंट? अर्जित भूभाग से नागरिकता, अर्जित भूभाग से नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में जोड़ा गया। और ये अर्जित भूभाग क्या है? अगर भारत सरकार किसी भूभाग पर कब्जा करती है या विलय करती है तो वहां के नागरिक को स्वतः ही नागरिकता मिल सकेगी। ठीक ना। अर्जित भूभाग से नागरिकता, भारत सरकार अगर किसी भूमि पर कब्जा करती है या फिर किसी भूभाग का विलय करती है तो वहां पे जो लोग हैं उनको भारत की स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल में 16 मई, आपको पहले बताया था हमने, एग्जांपल में 16 मई 1975 को सिक्किम हुआ था। गोवा एग्जांपल में लिख सकते हैं, पुडुचेरी एग्जाम्पल में कह सकते हैं, गोवा और पुडुचेरी। तो आपने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा 5 प्रावधानों को जो भारतीय नागरिक में जोड़ने का प्रावधान किया गया था आपने समझा। अब देखते हैं 2003 में संशोधन हुआ, 2005 में संशोधन हुआ, वो किस आधार पर संशोधन हुए थे, पहले इसका आधार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बताएंगे। हाँ दोस्तों, तो देखते हैं हमने भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा 5 प्रावधान समझे, जिसमें पहला प्रावधान था जन्म से नागरिकता, दूसरा क्या था वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता दी जाएगी आपको, और दूसरा क्या था पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद चौथा क्या था देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। पांचवा क्या था आपका अर्जित भूभाग से नागरिकता दी जाएगी। अब आगे समझते हैं 2003 में क्या संशोधन हुआ था। नागरिकता सॉरी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में ज्यादा कुछ नहीं जोड़ा गया था, बहुत हल्का है। इसमें कहा गया कि आप वैधानिक तरीके से नागरिकता नहीं लेते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और पीआईओ कार्ड जारी किया गया, और पीआईओ कार्ड जारी किया गया। ठीक है ना, पीआईओ कार्ड जारी किया गया। अब पीआईओ कार्ड क्या होता है और ओसीआई कार्ड क्या होता है? हाँ, तो आइए एनआरआई के बारे में समझते हैं। नॉन रेसिडेंटल ऑफ इंडिया, आप भारत के 6 महीने तक बाहर रहे, भारत से 6 महीने तक बाहर विदेश में रहे, और उसे एनआरआई कहा जाता है। ठीक ना, जो भारत से 6 महीने तक बाहर रहे उसे एनआरआई कहा जाता है। जैसे भारत से सुंदर पिचाई गए हैं जो गूगल में काम करते हैं, नेल्सन मंडेला जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, वो एनआरआई के ही तौर पर काम कर चुके हैं। ठीक है ना, एनआरआई होता है जो भारत से बाहर 6 महीने काम किया हो,
लगभग 55 लाख ऐसे हमारे भारतीय हैं जो एनआरआई के रूप में काम करते हैं। जैसे अमेरिका में काम करते हैं, कनाडा में, अफ्रीका, बहुत बहुत से देश गए हैं जो कि एनआरआई के रूप में कार्य करते हैं। अब एनआरआई की सैलरी यहां से जैसे आईआईटी विदेशी कंपनियां में चले जाते हैं, आईआईटी बंगलोर, ये सिर्फ छोटे छोटे मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टाफ में काम करना, यहाँ पे उतनी सैलरी नहीं मिल पाती है। विदेशों में इसी में बहुत सारे पैसा मिलते हैं, ठीक ना, बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो जब इसी को देखते हुए लोग जब एनआरआई ज्यादा होने लगे तो भारत सरकार को, जब जितने देश में एनआरआई ज्यादा होंगे उतना ही भारत में फायदा होगा, बाहर से पैसा हमारे देश में आएगा, उतना ही हमारा फायदा होगा। लेकिन अमेरिका जैसे देश ये देखते हुए एक चाल चले कि नहीं, अब जो भारत के एनआरआई हैं उनको हम अमेरिका की नागरिकता दे देते हैं और हमारा पैसा हमारे ही देश में रह जाएगा। तो इन्होंने दिमाग लगाया, ठीक है ना, तो भारतीयों को अपने देश की नागरिकता दे दिए। अब जो है भारत का पैसा नहीं आना बंद हो गया। अब कैसे आए, तो भारतीयों ने एक दिमाग लगाया कि एक डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधवी थे। कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधवी थे। इन्होंने दिमाग लगाया कि हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। और यह दिवस 9 जनवरी को मनाया जाएगा। 9 जनवरी को, हर 9 जनवरी को मनाया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को भारत में गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक ना। इसी दिन को तभी खास रखा गया कि 9 जनवरी को, हर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। और इस दिन जितने भी एनआरआई होते हैं सबको स्पेशली इनवाइट किया जाता है। और जब ये पैसे वाले होते हैं, जब इनको इनवाइट किया जाता है तो भारत में कुछ न कुछ पैसा देकर जाते हैं, भारत का सहयोग करते हैं और इन्हें ओसीआई कार्ड दिया गया, ठीक है भैया। अब एनआरआई समझ गए हैं आप। अब ओसीआई ये 2005 में संशोधन किया गया, 2005 में संशोधन करके जोड़ा गया इसको, 2005 में जोड़ा गया ओसीआई, ठीक है ना, ओसीआई जोड़ा गया। ओसीआई क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज 2005 में नागरिकता संबंधित नागरिकता संशोधन 2005 में क्या जोड़ा गया? ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जोड़ा गया इसमें ओसीआई कार्ड बनाने का। अब ये ओसीआई कार्ड क्या होता है कि जो भी पहले विदेशी हमारे देश में आते हैं तो उनको वीजा प्रोवाइड करवाया जाता है और वो कहीं घूमने जाएंगे तो उस नियर चौकी पे या नियर थाने पर अपना बायोडाटा हमेशा देंगे कि हम यहाँ पे फलाने जगह पे हैं, अभी इतने दिन को जाएंगे। जहां जहां वो जाएंगे हर चौकी थाने में उनको इत्तला करनी रहती है कि हम यहाँ पे हैं, यहाँ जा रहे हैं। लेकिन जिसका ओसीआई कार्ड बन जाएगा वो बिना हिचक के वो आसानी से भारत में घूम सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कोई रोक टोक नहीं रहेगा। तो जितने भी एनआरआई थे हमें भारत में उनको लुभाने के लिए बुलाया गया, ओसीआई कार्ड जारी किया गया, पीआईओ कार्ड जारी किया गया कि उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से मदद मिल सके। अब पहले जी आपको पढ़ा चुके हैं कि जितने भी विदेशी होते हैं उनको सिर्फ सामाजिक अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन ओसीआई कार्ड क्या कहता है कि जो भी विदेशी आएंगे, जो भी एनआरआई आएंगे हमारे देश में, उनको ओसीआई कार्ड के तहत सामाजिक और आर्थिक अधिकार दोनों प्राप्त होंगे। हाँ, एक अधिकार नहीं प्राप्त होगा, राजनीतिक अधिकार। ना उनको वोट डाल सकते हैं, ना किसी चुनाव, ना कहीं राजनीतिक दल से चुनाव लड़ सकते हैं। एक ही यही प्रक्रिया जो कि नहीं फॉलो होगा, बाकी उन्हें सब अधिकार, वो बिना हिचक के पर्यटन स्थल, घूमना फिरना, निवास स्थान कहीं भी कुछ कर सकते हैं। उनका कोई रोक टोक, कोई भी थाने पुलिस में एडवाइजरी नहीं जारी करनी पड़ेगी। तो एनआरआई समझ गए हैं ना, एनआरआई समझ गए हैं, बात पंजीकरण समझ गए हैं, नागरिकता संशोधन समझ गए हैं, नागरिकता संशोधन 2005 समझ गए हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 समझ गए हैं। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो पार्ट 5 में आपके लिए लेकर आएंगे फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।